नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के पहले भाग खबरें खेती की में। खबरों को विस्तार से जानें इसके पहले आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। वैशाली जिले में आयोजित हुआ 2 दिवसीय कृषि यांत्रिक मेला, किसानों ने सक्रियता से लिया हिस्सा। PBS 1, PBS 2 और RSPN 25 नामक प्रभेद से मिलेगी सरसों की फसल में अच्छी उत्पादन। फुवारा सिंचाई से होगा अच्छा जल प्रबंधन, फसल की अच्छी उत्पादन में मिलेगी मदद। मल्चिंग तकनीक को अपनाकर हो सकती है ठंड के मौसम में भी टमाटर की अच्छी खेती। किसान भाइयों बहनों, सरकार की योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँचे, इसका एक अच्छा माध्यम होता है सरकार द्वारा कृषि संबंधित मेला लगाना। इस मद्देनजर वैशाली जिला में 2 दिवसीय कृषि यांत्रिक मेला का आयोजन किया गया। हाजीपुर के विधायक और कृषि विभाग के निदेशक ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इस मेले में सरकार की योजनाओं और कृषि यांत्रिक उपकरणों पर सब्सिडी के बारे में बताया गया। मेले में 91 यंत्रों पर कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी दी जा रही थी। साथ ही किसानों को यह भी बताया गया कि आलू की फसल को झुलसा रोग और सरसों की फसल को लही से कैसे बचाया जा सकता है। यहाँ कृषि यांत्रिक स्टॉल के अलावा पंचशील किसानों द्वारा भी स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें मशरूम एवं मोटा अनाज से संबंधित स्टॉल लगे थे। मेले में जिले के प्रगतिशील किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से उन्हें क्या लाभ हुआ है। ठंड के बावजूद मेले में काफी किसानों ने हिस्सा लिया। फसल की खेती के बाद उसे इस्तेमाल के लिए तैयार करना खेती बाड़ी की पूरी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। धान की खेती के बाद सिर्फ चावल नहीं, बल्कि उस चावल से चूड़ा भी तैयार किया जाता है। चूड़ा भट्टी में चूड़ा बनाना एक पारंपरिक तरीका है, जिसमें चावल को भट्टी में भूनकर चूड़ा तैयार किया जाता है। चूड़ा बनाने के लिए खास चावल यानी चूड़ा चावल का प्रयोग होता है, जो सामान्य से मोटा होता है। भट्टी में भूनने से चावल के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं और चूड़ा स्वादिष्ट और खुशबूदार बनता है। इसे बनाने के लिए चावल को 4-5 घंटों के लिए पानी में भिगो दें। भट्टी को गर्म करें, जिसमें लखौरी या मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता है। चावल को भट्टी में डालें और मध्यम आंच पर भूनें। इसे लगातार चलाते रहें ताकि यह जले नहीं। भूनने के बाद चावल को एक लखौरी या पत्थर के खरल में डालें और एक लखौरी या पत्थर के पाटे से दबाकर चूड़ा तैयार करें। इसे ठंडा होने दें, चूड़ा तैयार है। किसान भाइयों बहनों, खेती करने के पहले आप फसल के उचित प्रभेद का चयन करें ताकि उपज अच्छी हो और मुनाफा भी। सरसों की खेती करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छे प्रभेद हैं PBS 1, PBS 2 और RSPN 25। साथ ही उचित उर्वरक का प्रयोग भी अति आवश्यक है ताकि फसल की गुणवत्ता अच्छी हो। सरसों की खेती के लिए अच्छे उर्वरक हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। किसान भाइयों बहनों, हम अगर अपने पास मौजूद संसाधनों का अच्छे से प्रबंधन करें तो खेती बाड़ी में समस्या नहीं आएगी। सिंचाई खेती का अभिन्न अंग है, जिसमें पानी के प्रबंधन के लिए तकनीक और उपकरण बहुत मायने रखते हैं। इस सिलसिले में आज जानिए फुवारा सिंचाई के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि
सिंचाई में पानी का प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाता, पानी बर्बाद हो जाता है, मिट्टी कट जाती है इत्यादि। फुवारा सिंचाई इस समस्या का समाधान कर देगा। फुवारा नुमा सिंचाई से मिट्टी की नमी बनी रहती है, मिट्टी का कटाव रुकता है और पानी की बर्बादी भी नहीं होती। इस तरीके से खेत के चारों ओर फसल पर पानी का छिड़काव हो जाता है, जिससे फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। किसान भाइयों बहनों, मल्चिंग तकनीक को अपनाकर आप इस जाड़े में भी टमाटर की अच्छी खेती कर सकते हैं। मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खेत की मिट्टी को एक परत से ढक दिया जाता है, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है, तापमान नियंत्रित रहता है और खरपतवार नहीं उगते हैं। साथ ही पानी की बचत भी होती है। खरपतवार के कम होने से कीटनाशक का उपयोग कम होता है, जिससे टमाटर की वृद्धि अच्छी होती है और फल की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। टमाटर के खेत में हम लोगों ने इसको स्ट्रॉ मल्च किया है। जैसे स्ट्रॉ मल्च मतलब जो धान का जो काटने के बाद जो पुआल बचता है उसको हम मिट्टी पे बिछा करके, यानी कि भूमि को पूरा कवर कर दिया जाता है। तो इससे कवर करके हम इसको मल्चिंग करते हैं। इससे हमारा दो तरह के फ़ायदे होते हैं। पहला कि खरपतवार नियंत्रित होते हैं, इसमें खरपतवार ज़्यादा नहीं निकलता है। दूसरा कि जो मिट्टी की नमी है वो पौधे को मिलता रहे और नमी का लॉस नहीं हो। सफलता की कड़ी में आज शामिल हैं संजू देवी, जो वैशाली जिला की एक सफल बकरी पालक हैं। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत इन्हें 10,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिससे इन्होंने बकरी पालन का व्यवसाय शुरू किया। बकरी का दूध और मांस बेचकर इस व्यवसाय में इन्होंने अपने पांव जमाए। अब ये अपने गांव में चर्चा का विषय बन गई हैं। संजू देवी का कहना है कि बकरी पालन के व्यवसाय में कम निवेश में अच्छी आय हो सकती है। इन्हें देखकर इनके गांव की अन्य महिलाएं भी इस व्यवसाय से जुड़ने के लिए प्रेरित हो रही हैं। दिक्कत बहुत हो रहा था, इसीलिए जीविका दीदी में जुटे हैं। जो पैसा 10,000 मिला है तो 2 खस्सी किने हैं, 1 बकरी किने, 1 खस्सी किने, वैसे बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं और जो पास हो जाएगा ना, जो 2 लाख मिलेगा तो हम दुकान करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। आइए अब जानते हैं पटना के अनाज मंडी में गेहूं और चावल के भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 4,600 रुपये प्रति क्विंटल, MP गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 8,000 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 9,000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा सुपर चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। प्रदेश में सुबह घनी से मध्यम धुंध छाई रहने की संभावना है। दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा कम, जबकि रात का तापमान और गिर सकता है। उत्तर बिहार में ठंडी हवा के कारण पाला पड़ने की स्थिति बन सकती है। दक्षिण और मध्य बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। पशुओं को ठंड से बचाकर रखें और खेतों में गेहूं व सब्जियों को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई समय पर करें। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता स्नेह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे
पशुओं के स्वास्थ्य के दर्पण के बारे में, मुख्यतः रक्त जैव रसायन के क्या महत्व होते हैं। जी हाँ, तो मैं बता दूं कि आज हमारे साथ बेहद ही विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। तो आइए बिना देर किए हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर हिमालय भारद्वाज जी से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। जी देखिए, हम सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन किसान ओरिएंटेड, फार्मर ओरिएंटेड यह कार्यक्रम है। हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को देखते हैं और आज हम बात करेंगे कि जो रक्त रसायन की जो महत्व होती है, उसकी जो महत्ता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो क्या है। तो सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि रक्त जैव रसायन क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। रक्त जैव रसायन एक लैब परीक्षण है जिसके अंदर हम पशुओं के खून के अंदर मौजूद प्रोटीन, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम कार्य करते हैं, कौन कौन से उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी का सोर्स है पशुओं के अंदर, उसका पता लगाते हैं। ये सब कारक आगे पशुओं की हेल्थ को बहुत ज़्यादा मात्रा में मान्य रखते हैं, जो उसको अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाते हैं। अच्छा देखिए, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम्स किस वक्त पशुओं के शरीर में होता है और वाकई में उनकी जो हेल्थ स्टेटस क्या है पता लगाना कितना आवश्यक है। जिस प्रकार से हम मानवों का टेस्ट टाइम टू टाइम होते रहता है, उसी तरीके से काफी इम्पोर्टेंट है जानवरों की भी जो टेस्ट होती है, शारीरिक टेस्ट, मानसिक टेस्ट, वो होते रहना चाहिए। तो अब हम आएंगे टेस्ट पर। तो देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो टेस्ट है ये कब होना चाहिए और किस स्थिति में इस टेस्ट को करना चाहिए। सबसे पहले मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा कि पशुओं की नियमित खून की जैव रासायनिक जांच बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। इसके लिए हमें बार बार नियमित रूप से पशुओं के खून की जांच करवाते रहना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कब कराएं। तो इसमें होता है कि अगर आपका पशु ज्ञाबन है यानी प्रेग्नेंट है, तो उस दौरान आप पशुओं का कम से कम दो बारी एक वेटनेरियन के द्वारा निर्देशित करने के बाद करा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका पशु किसी बीमारी के लक्षण शो कर रहा है या दिखा रहा है, तो आपको उस समय उसका एक वेटनरी सर्जन के द्वारा बताए जाने पर खून के जैव रासायनिक टेस्ट करवाने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई पेट्स है, तो उसकी साल में कम से कम एक बारी नियमित रूप से खून की जांच होनी चाहिए। अच्छा देखिए, आप बता रहे हैं कि खून की जांच होनी चाहिए, तो इसके बाद सवाल यह भी आता है कि इस जांच के माध्यम से, इस टेस्ट के माध्यम से कौन-कौन से ऐसे मुख्य पैरामीटर हैं जिन्हें हम जान सकते हैं इस टेस्ट के द्वारा, और यह टेस्ट कितना लाभकारी रहेगा हमारे जो जानवर हैं उन सब के लिए। और बेसिकली मैं अगर बहुत ही आसान भाषा में आपसे पूछूं तो किस तरह के पैरामीटर्स को, किस तरह के डिजीज को हम इन टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पशुओं के शरीर में जो डिफरेंट तरह के विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन होते हैं, उसका हम जैव रासायनिक टेस्ट करके पता कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है लीवर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसका SGOT, SGPT, GGT, ALKP, ये डिफरेंट तरह के टेस्ट हैं जिससे पता लगता है कि लीवर उसका पशु का सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आता है किडनी का। तो किडनी में हम मुख्य तौर से क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जैव रासायनिक टेस्ट से पता करते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आप उसमें खून के अंदर शुगर की लेवल हाई है, तो वो किस प्रकार से उसको अफेक्ट कर रहा है, तो उससे भी हमको पता चल सकता है। अगर हम किसी बीमारी का मुख्य तौर से पता करना है, तो एक साथ 2-4 विभिन्न ऑर्गन्स के टेस्ट करवाने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कभी कभार एक ऑर्गन के साथ साथ दूसरा ऑर्गन भी अफेक्टेड होता है। कभी कभार आपका पशु बिल्कुल लक्षण नॉर्मल शो कर रहा होता है, कोई बीमारी के लक्षण शो नहीं कर रहा होता, लेकिन हमको उसके ब्लड टेस्ट कराने से पहले बीमारी का पता चल सकता है, अगर हम उसकी नियमित तौर पे जांच कराते हैं तो। अच्छा देखिए, आपने बहुत ही सहजता से यह बताया कि जानवरों का जो टेस्ट होता है वो करने से हम सभी समझेंगे इस चीज को कि उन्हें उन्हें शारीरिक लाभ मिलेगा।
पर जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे पशुपालक हैं, जिनके पास इतने भीड़ में जो जानवरों का जो समूह होता है, तो उस ओरिएंटेशन की तरफ अगर हम जाएंगे तो आप यह बताएं कि किसान और पशुपालकों को क्या फायदा मिलेगा कि अगर हम नियमित रूप से जो जानवरों के जो समूह है उनका अगर हम जांच करते रहे तो। देखिए, अगर किसी भी पशुपालक के पास बहुत सारे पशु हैं तो उसे सबसे पहले पहचानना होगा कि कौन सा पशु उसका बीमारियों के लक्षण शो कर रहा है। अगर कोई भी पशु जैसे चारा नहीं खा रहा है, वो अपना पानी नहीं पी रहा है, वो झुंड से अलग जाके खड़ा हो रहा है, तो ये सारे लक्षण एक पशु के बीमार होने के हो सकते हैं। तो एक वेटनेरियन की सलाह से आप जल्द से जल्द पशु के खून की जांच कराइए, जिसके अंदर हम उसके अलग अलग तरह के खून के पैरामीटर्स देख सकते हैं, जिससे कौन सा ऑर्गन उसका एनिमल का प्रभावित है उसका पता चल सकता है। अगर उसका लीवर प्रभावित है तो उसमें हम एसजीओटी एसजीपीटी के फंक्शन से मुख्य तौर से पता लगाते हैं। अगर उसका इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ब्लॉकेज है या उसके अंदर कोई पैरासिटिक परजीवी का प्रभाव है तो उसके अकॉर्डिंग वेटनेरियन इलाज जल्द से जल्द शुरू कर सकता है। इससे पशु की स्वास्थ्य बहुत जल्दी रिकवर होता है और पशुपालकों को ज़्यादा हानि नहीं होती है। अच्छा देखिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरे पास आ रहा है कि हमने इस पर तो चर्चा की कि टेस्ट कराना चाहिए, नियमित तौर से कराना चाहिए, खून की जांच कराना चाहिए। हमने यह भी जाना कि क्या-क्या इसके मुख्य पैरामीटर हो सकते हैं। बट देखिए कि जो लोग दूरस्थ और सुदूर क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो जरूर आपसे यह जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई किस तरीके से जो सैंपल है, जो कलेक्शन है, वो अपने गांव से बिहार वेटनरी कॉलेज ला सकते हैं। क्या कोई सावधानी बरतनी चाहिए उन्हें इस दौरान, या हमारे किसान भाइयों को आप सलाह दें? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई भी खून का सैंपल लेके आए तो उसमें एक वेटनेरियन की हेल्प अवश्य लें, ताकि वो एक प्रॉपर वायल्स के अंदर खून का कलेक्शन करने में आपकी मदद कर सके। जब भी जैव रसायन का टेस्ट करवाया जाता है तो उसके लिए हमेशा लाल रंग की वायल के अंदर, जो कि बाजार में मेडिकल शॉप पे 10 रुपए के अराउंड में अवेलेबल है, तो उसके अंदर हमेशा ब्लड लेके आए। एक ठंडे आइस के अंदर रख के लेके आए। कोशिश करें उस खून को बार बार ना हिलाएं। अगर उसको हिलाएंगे तो उससे जो कोशिकाएं हैं, सेल है खून की, वो फट जाएंगी, जिससे रिजल्ट गलत आ सकता है। तो इन सब सावधानियों का रखें। जो दूर दराज से किसान भाई आ रहे हैं वो कोशिश करें कि सैंपल लाते समय पूर्ण तरह उसको पैक करके लेके आए और उसमें एक ठंडा माध्यम रखें उसको लाने के लिए। जी, और भारद्वाज जी, अंत में हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो हमारे पशुपालक हैं उनके लिए आपकी क्या उचित सलाह जाएगी? तो पशुपालक भाइयों के लिए मेरा सुझाव यही है कि नियमित रूप से अपने पशुओं का खून की जैव रासायनिक जांच कराते रहिए, जिससे पशुओं के बीमारी होने से पहले उसको क्या बीमारी है, क्या उसके लक्षण है, पहले से पता चल सके, जिससे एक वेटनेरियन उसका जल्द से जल्द इलाज कर सके और आपको कोई भी इकोनॉमिक लॉस ना झेलना पड़े। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। हमारे मेहनती किसान सशक्त और आत्मनिर्भर हों, हमारी कृषि आधुनिक हो, इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने लगातार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज देश का कृषि बजट 2014 के मुकाबले 5 गुना अधिक बढ़ गया है। बीज से लेकर बीमा, सिंचाई से लेकर खाद और बाजार से लेकर तकनीक और नवाचार, खेती से जुड़ी सरकार की नीतियां और निर्णय समग्र और समावेशी हैं। यही कारण है कि आज भारत में खेती का स्वरूप लगातार आधुनिक हो रहा है और हमारे किसान साथियों की मेहनत से देश कृषि उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज खेती में तकनीक के साथ हमारे पारंपरिक श्रेष्ठ तरीकों को भी बढ़ावा मिल रहा है और प्राकृतिक खेती पर भी विशेष फोकस है। इसी कड़ी में किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान। इस योजना के तहत लाभार्थी किसान भाई बहनों के बैंक खातों में 2000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे 6000 रुपए की सम्मान राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है। किसानों के लिए पीएम किसान से जुड़ना बेहद सरल है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए किसान भाई बहन राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी या नोडल अधिकारी पीएम किसान से संपर्क कर सकते हैं तथा सामान्य सेवा केंद्र पर भी स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई बहन वेब पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर एवं पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पीएम किसान सम्मान निधि संबंधित जानकारी, भुगतान की स्थिति तथा अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पीएम किसान योजना से राज्यों के भूमि अभिलेखों को डिजिटल करके उन्हें और अधिक पारदर्शी बनाने में भी मदद मिल रही है। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। किसान भाइयों बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है।
तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।